हेलो नमस्कार साथियों। आज की सेशन में आप सभी का स्वागत है। कल की सेशन में हम सभी ने जनवरी 2025 की एमसीक्यू और करंट अफेयर का डिस्कशन किया था। आज की सेशन में हम सभी फरवरी 2025 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कोयल इंडिया लिमिटेड का जो फाइनेंशियल ईयर 2024 से लेकर 25 तक के बीच का जो रिपोर्ट है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उससे भी रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू का डिस्कशन करेंगे। आपके स्क्रीन पे ये जो करंट अफेयर का सीरीज है कुछ इस प्रकार है ना। तो सबसे पहले तो देखिए कि यहाँ पर जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो ये है, द टोटल नंबर ऑफ माइंस ऑपरेटेड बाय कोयल इंडिया लिमिटेड एज ऑन 31 ऑफ मार्च 2025। तो अभी तक जो है इस डेट तक टोटल 310 माइन ऑपरेट हो रही थी और इसमें भी मैं आपको बता दूं कि इस 310 में जो अंडरग्राउंड माइन है उनका संख्या 129 है, याद रखेंगे एग्जामिनेशन के लिए। ओपन कास्ट माइंस का संख्या जो है 1868 है, सॉरी फॉर दैट 168 है। मिक्स्ड माइंस की संख्या जो है 13 है। तो इस प्रकार टोटल अगर जोड़े हम तो 310 माइंस की संख्या होती है। इसको हमने डिकोड कर दिया है, याद रखेंगे अपने एग्जामिनेशन के लिए। इसी प्रकार हमारी जो दूसरी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, हाउ मेनी अंडरग्राउंड माइंस आर ऑपरेटेड बाय सीआईएल। और सीआईएल का फुल फॉर्म आपको मालूम है, जैसा कि मैंने ऊपर डिस्कस किया 129। और याद रखिएगा कि यहाँ पर अंडरग्राउंड माइन का तात्पर्य होता है कि धरती के अंदर जो शाफ्ट्स हैं, जो टनल्स हैं, है ना, मतलब धरती के अंदर जो है खोद करके माइनिंग करके वहाँ से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना या कोयल को एक्सट्रैक्ट करना। तो अगर कोयल का एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है तो हम कहेंगे कि अंडर माइन जो है अंडरग्राउंड माइनिंग हो रहा है, कोयल का मिनरल का हो रहा है तो हम कहेंगे अंडरग्राउंड माइनिंग हो रही है मिनरल्स की। तो ये हमने तो आपको बता दिया था। इसके बाद याद रखिएगा कि जितनी भी टोटल माइंस हैं, अगर आप 310 माइंस हैं जो कोयल इंडिया लिमिटेड बेसिकली मैनेज कर रही है, उसमें जो अंडरग्राउंड माइंस है 129 है। और अगर आप इसका परसेंटेज देखोगे यू विल फाइंड दैट कि 41.6% इसकी परसेंटेज है टोटल। नाउ कम ऑन द पॉइंट। अगली जो हमारी क्वेश्चन है, हाउ मेनी ओपन कास्ट माइंस आर ऑपरेटेड बाय सीआईएल। भाई ऐसा है, मैंने ऊपर में डिस्कस कर लिया था 168, याद रखेंगे, है ना। ये लार्जेस्ट कैटेगरी ऑफ माइन है अंडर सीआईएल, यानी सीआईएल में जितनी भी माइन का कैटेगरी है उसमें सबसे ज़्यादा जो माइनिंग हो रहा है ओपन कास्ट माइनिंग ही हो रहा है। 168 ओपन कास्ट माइनिंग्स की संख्या है इंडिया में। अगली है, हाउ मेनी मिक्स्ड माइंस डज सीआईएल ऑपरेट। जैसा कि मैंने कहा 13, याद रखिएगा स्मॉलेस्ट कैटेगरी है सीआईएल माइन का, कोयल इंडिया लिमिटेड के माइन का स्मॉलेस्ट कैटेगरी है, मैंने ऊपर में डिस्कशन किया था। अगली जो हमारी क्वेश्चन है, कोयल इंडियाज फॉरेन सब्सिडरी इज लोकेटेड इन विच कंट्री। याद रखेंगे, कह रहा है कि इसका जो फॉरेन सब्सिडियरी है कोयल इंडिया का किस कंट्री में लोकेटेड है। भाई हमारे पास ऑप्शन है, कई बार आपको ऑप्शन अलग अलग दिखेगा, लेकिन मोजाम्बिक इज द करेक्ट आंसर। आप में से कई बच्चे बोलेंगे सर मोजाम्बिक कहाँ है। बच्चों आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा, वर्ल्ड मैप में आपने देखा होगा, मान लो ये इंडिया है और ये पूरा इंडियन ओशन, इस साइड अरब सागर है यानी अरबियन सी है, इस साइड बे ऑफ बंगाल है जिसे हम बीओबी कहते हैं। और याद रखेंगे कि इसी के नीचे जाओगे इंडियन ओशन में तो एक जगह मिलेगा मोजाम्बिक, और ये पूरा जो एरिया है साउथ अफ्रीका का, सॉरी अफ्रीका का एरिया है। तो यहाँ पे जो एरिया है मोजाम्बिक के जस्ट आप मान के चलिए कि इंडिया के साउथ वेस्ट में ओशियन में एक लोकेटेड बिग आइलैंड है, एक कंट्री है। तो यहीं पर हमारा क्या है, एक सब्सिडियरी हमारा ब्रांच है, ये याद रखेंगे। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आती है मोजाम्बिक, ये भी याद रखेंगे। चलिए अगली क्वेश्चन है, which subsidiary recorded the highest coal production in financial year 2024-2025। उसका जो नाम है बच्चों वो है एमसीएल। तो एमसीएल जो एक ऐसी सब्सिडियरी है कोयल इंडिया लिमिटेड की जिसका बहुत बड़ा लेवल पर कोयल प्रोडक्शन हुआ है। अब ऐसे कई बच्चे बोलेंगे सर कितना प्रोडक्शन हुआ। देखो ऐसा है कि 225.174 एमटी के आसपास हुआ है। और इस पर्टिकुलर यानी एमसीएल यानी महानदी जो है कोयल फील्ड्स लिमिटेड में काम करने वाली जो एम्प्लॉइज की संख्या है, जो हेड काउंट है वो 21,060 है, याद रखेंगे। और इसके अंदर टोटल माइंस 18 माइंस है, याद रखेंगे आप। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आपको बता दिया है। अगली जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कोयल प्रोडक्शन ऑफ एमसीएल ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2024 और 2025, यानी 2024-25 का जो बीत वर्ष है उस दौरान कोयल प्रोडक्शन का क्या लेवल रहा, किस तरीके का कितना कोयल प्रोडक्शन हुआ। और जैसा कि मैंने ऊपर में बोला 225.174 एमटी के आसपास हुआ है। याद रखना एग्जैक्ट डेटा कभी क्लियर नहीं होता है, थोड़ा अराउंड में इसको जो है मानकर चलना है, एग्जामिनेशन में भी अराउंड के आसपास पूछा जाएगा।
ओके, चलिए अगली जो हमारी है क्वेश्चन। अच्छा भाई, पहले तो ये बता दूं, एमसीएल जो है महानदी कोयल जो लिमिटेड है, इसकी जो टर्नओवर है सालाना, वो लगभग अभी 36,606 करोड़ यानी 36,606 करोड़ है ना के आसपास इसका जो है टोटल टर्नओवर है, और ऑपरेशनल माइंड 18 है। मैंने ऊपर में भी डिस्कशन किया था। एक बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आमतौर पे आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाएगा कि नॉर्दर्न कोयल फील्ड्स लिमिटेड जो है यानी जो एनसीएल है, वो कितना जो है कोयल प्रोड्यूस करता है। तो भाई 139 एमटी है। ये हाल में काफी न्यूज में रहा है, इसलिए इस बार यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जामिनेशन के लिए याद रखेंगे। और मैं यहां पे बताना चाहता हूं, जो एनसीएल है नॉर्दर्न कोयल फील्ड्स लिमिटेड है, ये मोस्ट प्रोडक्टिव सब्सिडियरी है किसकी? कोयल इंडिया लिमिटेड की। याद रखिएगा कि जो नॉर्दर्न कोयल फील्ड जो लिमिटेड है, फिर से कह दे रहा हूं, ये बहुत न्यूज में रहा है, इसलिए इससे रिलेटेड जो फैक्ट है याद रखना। यहां पर टोटल काम करने वाले लोगों की जो संख्या है वो 13,312 है। कितने प्यारे बच्चों? 13,312। और इसके अंदर टोटल 10 माइंस क्या होती हैं? ऑपरेट होती हैं। इसके जो टोटल टर्नओवर है वो कितना है? 35,138 करोड़। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, कितना है? 35,138 करोड़। कितने हेड काउंट्स हैं इसके? 13,312। और कितने माइंस हैं जल्दी बताओ? टोटल 10 माइंस हैं। कितने माइंस हैं? टोटल 10 माइंस इसके अंदर आती हैं, याद रखेंगे। चलिए अगली क्वेश्चन है हमारी, कोयल प्रोडक्शन ऑफ एसीसीएल ड्यूरिंग FY 2024-2025 वाज 167.487 MT। याद रखना, तो साउथ ईस्टर्न कोयल फील्ड्स जो लिमिटेड है, ये इंडिया के सबसे बड़ी लार्जेस्ट कोयल प्रोड्यूसिंग कंपनी इसके अंतर्गत आती है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ भी ये भी काफी लाइट में रहा है, काफी ज्यादा न्यूज में रहा है हाल के वर्षों में। तो यहां से हो सकता है कि इस बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए। मैंने लास्ट ईयर भी गेस किया था, इस साल भी गेस कर रहा हूं, और मेरे लास्ट ईयर का गेस सही हुआ था पिछले बार की, है ना। इस बार भी हमारा गेस सही होगा, आप लोग देख लेंगे। तो साउथ ईस्टर्न कोयल फील्ड्स लिमिटेड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछी जा सकती हैं। याद रखिएगा टोटल कितना इसका कोयल प्रोडक्शन है? 167.487 MT। याद रखना। चलो अगली क्वेश्चन। पहले तो समझो कि इसके अंदर जब हम बात करते हैं साउथ ईस्टर्न कोयल फील्ड्स लिमिटेड, तो इसके अंदर टोटल 60 माइंस हैं। और जो हेड काउंट है इस कंपनी की, हेड काउंट इन द सेंस जो इस सब्सिडरी का जो टोटल हेड काउंट है, यानी काम करने वाले लोगों की संख्या जो यहाँ पर टोटल है, वो 37,528 है। कितना है? 37,528। कितना है? फिर से बोलो, 37,528। अगला है विच सब्सिडियरी, है ना, विच सब्सिडियरी प्रोड्यूस्ड 87.537 MT कोयल। तो भाई साहब ये CCL है ना। याद रखना, सेंट्रल कोयल फील्ड्स लिमिटेड, इसने जो है 87.537 MT जो है कोयल का प्रोडक्शन किया है। अगेन ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है, मैं कहूँगा। अगर आप पिछली जितनी भी आप कोयल इंडिया के अंदर आने वाली जो सब्सिडीज है उनके मुकाबले अगर आप देखें, इसका थोड़ा कम है, बट अगेन बहुत अच्छा प्रयास रहा है पिछले कई वर्षों की तुलना में। अगर हम सेंट्रल कोयल फील्ड्स लिमिटेड की बात करें तो इसमें टोटल काम करने वाले एम्प्लॉइज की जो संख्या है 33,000 है ना 096 है। याद रखना कितना है टोटल? 33,096। कितना है? 33,096 जो टोटल एम्प्लॉइज इसमें काम करते हैं। सेंट्रल कोयल फील्ड्स लिमिटेड के अंतर्गत टोटल जो आने वाली माइंस है कितनी है? 53 है ना। टोटल इसका टर्नओवर 24,066 करोड़ है। और बड़ी हंसी की बात यह है कि इतना ज्यादा माइन इसके अंदर ऑपरेट होने के बावजूद भी इसकी प्रोडक्शन उस लेवल की नहीं हो पाती है जो इसके अदर जो हम कह सकते हैं सब्सिडियरी कोयल इंडिया लिमिटेड के कर पाते, जबकि उनके पास कम माइनिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो WCL है, WCL माने वेस्टर्न कोयल फील्ड्स जो लिमिटेड है, वेस्टर्न कोयल फील्ड्स लिमिटेड है ना, इसका टोटल कोयल प्रोडक्शन कितना है? 121 MT। याद रखना कितना है? 121 MT। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि जैसा कि मैंने कल के लेक्चर में बोला था कि वेस्टर्न कोयल फील्ड्स लिमिटेड का जो बेसिकली ऑपरेटिंग एरिया है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का रीजन है। कौन सा है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का रीजन। रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट फॉर द एग्जामिनेशन, अगेन आई एम टेलिंग यू। नाउ टोटल जो माइंस जो है WCL के अंदर जो ऑपरेट होते हैं वो टोटल 59 माइंस है। कितने हैं? 59। 58 मत समझना, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 58, 59, 60, एक्सैक्ट 59 याद रखना है, दिमाग में कहीं सबकॉन्शियस माइंड में इसको स्टोर कर लो।
टोटल इंप्लॉइज यहाँ काम करते हैं वेस्टर्न कोयलफील्ड्स लिमिटेड में 32,267। अगेन हो सकता है कि एक दो फायर ऊपर नीचे होते रहता है, तो अराउंड इसको मानकर चलना है ना। इन सभी इंडस्ट्रीज में, इन सभी कोयल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आने वाले सभी सब्सिडरी ब्रांचेज में एक फिक्स्ड जो है कह सकते हैं कि इंप्लॉइज की संख्या होती है। जब तक डिमांड ना हो सब्सिडरी का, तब तक इनकी जो है संख्या नहीं बढ़ाई जाती या फिर नहीं घटाई जाती है। रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट फॉर द एग्जामिनेशन अगेन। नाउ कम ऑन द पॉइंट। नाउ सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा इसकी जो वेस्टर्न कोयलफील्ड लिमिटेड का 1 सेकेंड मैं एक बार देख लेता हूं। ये तो 11 नंबर की क्वेश्चन हो गई हमारी, है ना। अच्छा चलो अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया टाइप करना। तो 12 नंबर की जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि भाई जो ईस्टर्न जो है, ईस्टर्न कोयलफील्ड्स जो लिमिटेड है, ईस्टर्न कोयलफील्ड्स जो लिमिटेड है ना। हालांकि कोयल प्रोडक्शन की अगर हम बात कर ले वेस्टर्न कोयलफील्ड लिमिटेड का, फिर भी ठीक है, मतलब दूसरे को तुलना में, दूसरी सब्सिडी की तुलना में तो काफ़ी अच्छी ही है ना। अभी अगर प्रेजेंट डेटा देखें तो, हालांकि अगर पास्ट का डेटा देखोगे तो इनका काफ़ी खराब प्रदर्शन रहा था कुछ वर्षों में, लेकिन अभी इनकी अच्छी खासी कोयल प्रोडक्शन है। चलो भाई अगली देखो। अगला जो यहाँ पर है वेस्टर्न, बेसिकली ईस्टर्न कोयलफील्ड्स लिमिटेड से रिलेटेड क्वेश्चन है। ईस्टर्न कोयलफील्ड लिमिटेड का अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहा गया है कि भाई कितना इनका टोटल प्रोडक्शन रहा है ना, FY 2024 और 2025 में। तो इनका जो रहा है टोटल 52.035 MT रहा है, याद रखना। अगेन वेस्टर्न कोयलफील्ड लिमिटेड से तो कम ही रहा है। FY 2024 और 2025 की खास बात यह है कि इसमें बड़ी अच्छी बात बताई गई कि वेस्टर्न कोयलफील्ड लिमिटेड का प्रोडक्शन और दूसरी सब्सिडरी से ज्यादा रहा है। लेकिन अगर आप 2024 के पीछे अगर आप ज्यादा जाते जाएंगे, ज्यादा पीछे जाएंगे, आप पाएंगे कि थोड़ा कंपैरेटिवली वेस्टर्न कोयलफील्ड लिमिटेड का प्रोडक्शन कुछ अपनी कंपिटिटिव सब्सिडियरीज के मुकाबले कम रही थी, इतना याद रखिएगा। टोटल इसमें ईस्टर्न कोयलफील्ड लिमिटेड में काम करने वाले लोगों की जो संख्या एम्प्लॉइज की वो 46,996 से अगेन हाईएस्ट है ये। और टोटल माइंस जो है दूसरी सब्सिडियरी के मुकाबले यहाँ पर ज्यादा है। ईस्टर्न कोयलफील्ड लिमिटेड का सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं क्या है ना, तो सबसे ज्यादा इनका जो है माइनिंग है ना। दूसरी सब्सिडियरी के मुकाबले टोटल 76 माइंस है। कितने हैं टोटल? 76 माइंस है। कितने हैं? 76 माइंस। भाई अगले आ जाओ। भारत कोकिंग कोयल लिमिटेड BCCL प्रोड्यूस कितना प्रोड्यूस कर रहा है भाई? कोई प्रोडक्शन 2024-2025 के फाइनेंशियल ईयर के अनुसार, डेटा के अनुसार 40.502 MT का प्रोडक्शन इसने किया है। किसने? भारत कोकिंग कोयल लिमिटेड। याद रखना प्रीलिम्स के लिए किसने किया है? भारत कोकिंग कोयल लिमिटेड ने। भारत कोकिंग कोयल लिमिटेड ने टोटल 40.502 MT का प्रोडक्शन किया है। ये हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों। अगली जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन, उस पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया की मेजर जो कोकिंग कोयल प्रोड्यूसिंग जो कंपनी मानी जाती है सब्सिडियरी, वो BCCL मानी जाती है। ये याद रखेंगे। टोटल इसमें जो एम्प्लॉइज काम करते हैं वो 32,124 के आसपास करते हैं। कितने करते हैं? 32,124। कितना करते हैं? 32,124। साथ ही साथ टोटल जो माइंस है 33 माइंस है इसके अंदर। तो BCCL के अंदर आने वाली टोटल माइंस की संख्या कितना? 33 है, याद रखना, है ना। और टर्नओवर इसका कितना है? अराउंड 2024-2025 के डेटा में 17,450 करोड़। कितना टर्नओवर है? 17,450 करोड़, है ना। अगली क्वेश्चन देखिए। Which subsidiary has the highest number of operational mines? जैसा कि मैंने अभी कहा ECL, मैं ऊपर में भी डिस्कशन कर रहा था, ईस्टर्न कोयलफील्ड लिमिटेड का है। मैंने ऊपर में बता दिया था आप सभी को, है ना। ECL के पास 76 है और ऑपरेशनल माइंस और टोटल जो इनका प्रोडक्शन जो होता है 52.035 MT के आसपास हुआ था FY 2024 और FY 2025 के अंतर्गत। याद रखना, जैसा कि मैंने कहा ECL ऑपरेट्स हाउ मेनी माइंस? 76 माइंस है, याद रखेंगे। टोटल एम्प्लॉइज मैंने बता दिया, टर्नओवर भी इसका मैंने समझा दिया। याद रखना, टोटल कोयल इंडिया के अंतर्गत आने वाली सभी सब्सिडरी में सबसे ज्यादा अगर माइंस किसी के अंदर है तो ईस्टर्न कोयलफील्ड लिमिटेड के अंतर्गत है। ये प्रीलिम्स आप सॉरी फॉर दैट एग्जाम के लिए याद रखेंगे। टोटल 76 है और किसका है? ECL का है। सबसे ज्यादा कोई सब्सिडरी माइन को ऑपरेट कर रही है तो ECL है, याद रखेंगे। अगली जो क्वेश्चन है हमारी, NCL ऑपरेट्स हाउ मेनी माइंस? यानी NCL जो है कितना माइन ऑपरेट करता है? तो टोटल 10 माइंस ऑपरेट करता है, याद रखना। कितना माइंस ऑपरेट करता है? 10 माइंस, है ना।
अभी हालांकि ये प्लानिंग कर रहे हैं, इनकी माइन और हो सकता है इन द फ्यूचर बढ़ेगी, लेकिन आपकी एग्जामिनेशन तक तो इनका 10 ही माइन रहेगा, है ना। अभी इतनी जल्दी कोई बड़ा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगा। कुछ एक्स्ट्रा फिगर समझ लेते हैं। तो वही ऐसा है कि एनसीएल का जो टोटल प्रोडक्शन है 139 एमटी है। कितना है? 139 एमटी, याद रखेंगे। और टोटल इसका जो टर्नओवर है 35,138 करोड़ है। कितना है? 35,138 करोड़, याद रखेंगे। विच सब्सिडरी हैज द हाईएस्ट वर्कफोर्स, यानी कौन सी कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी है जिसके पास सबसे ज्यादा काम करने वाले लोगों की संख्या है, यानी हेड काउंट है। ये बेसिकली ईसीएल के पास है ना। तो ईसीएल के पास टोटल कितने हैं? 46,996 हेड काउंट्स हैं, और इसके अंदर मैंने जैसा कि कहा सबसे ज्यादा माइन इसी के अंदर ऑपरेट होती है। अगली क्वेश्चन जो हमारी, हेड काउंट ऑफ एमसीएल, है ना। हेड काउंट ऑफ एमसीएल एज ऑन 31 मार्च 2025, है ना, वॉज, आंसर इसका है 21,060। कितना है बच्चों? 21,060। और इसके एक्सप्लेनेशन की बात करूं मैं, तो एमसीएल अचीव द हाईएस्ट प्रोडक्शन विथ रिलेटिवली लोअर मैन पावर, यानी कम मैन पावर होने के बावजूद भी एमसीएल ने एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, प्रोडक्शन किया है। कितना प्रोडक्शन किया? 225.174 एमटी, विच इज अगेन हाईएस्ट इन द नंबर अंडर द कोल इंडिया लिमिटेड। जितनी भी सब्सिडरी है उसको लिहाज से देखा जाए तो इनका बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो याद रखना, एमसीएल बहुत ज्यादा बेस्ट परफॉर्मिंग सब्सिडरी मानी जाती है। ये एग्जाम के लिए याद रखना, कोल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत, है ना। तो भाई टोटल इसके अंदर जो माइन ऑपरेट हो रही है कितनी हो रही है? 18 माइंस हो रही है। कितनी माइन ऑपरेट हो रही है बच्चों? 18 माइंस ऑपरेट हो रही है। कितनी हो रही है? 18 माइंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रॉस टर्नओवर ऑफ एमसीएल वॉच। एमसीएल का जो लगभग ग्रॉस में, नेट टर्नओवर की बात ही नहीं कर रहा, नेट टर्नओवर और ग्रॉस टर्नओवर में क्या होता है? तो ऐसे समझो, मान लो एक लड़का है, उसका नाम है रोहन, और अगर रोहन अगर कमा रहा है फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज कमा रहा है, और उसको जो है अपना घर जो है एक्स प्लेस पे है और वाई प्लेस पे उसको जॉब करने जाना है। अब इस चक्कर में इसका डेली जो आना जाना हो रहा है घर से अपने ऑफिस में, तो इसको डेली जो है 2,000 रुपीज, या फिर मान लीजिए डेली का 200 रुपीज इसको खर्च हो रहा है। महीना का 6,000 इसका खर्च होगा, डेली जाना, इसको फूडिंग में अलग खर्चा हो रहा है, यानी टोटल मिला जुला के 20,000 इसका खर्च होगा। और अगर ये 20,000 खर्च नहीं करेगा तो इसको 1 लाख सैलरी नहीं मिलेगा। तो अगर देखा जाए तो रोहन का ग्रॉस सैलरी 1 लाख ही है, लेकिन अब इसको अगर हम इसकी नेट सैलरी निकाले, वास्तविक सैलरी, तो कितना हो जाएगा? 1 लाख में से 20,000 घटा दो तो 80,000 होगा, है ना। ये जो 20,000 है ना, डिप्रेसिएशन है किसका? रोहन का। डिप्रेसिएशन माने मूल्य ह्रास, मतलब जो उसको 1 लाख कमाना था उसके लिए उसको 20,000 खर्चा करना पड़ा। तो रियल जो सैलरी रोहन को मिल रही है वो 80,000 ही मिल रही है, ये याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक चीज आप समझिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। क्या समझना है भाई? तो समझना ये है कि जैसा कि मैं एमसीएल के टर्नओवर की बात कर रहा हूँ, ग्रॉस इतना अगर दिखा रहा है तो ऑफकोर्स नेट टर्नओवर तो और कम ही होगा, है ना। और नेट टर्नओवर और कम होगा, याद रखना। खैर, तो इसकी टर्नओवर हमने ग्रॉस देख ली। अब यहाँ पर समझने वाली जो बात है वो ये है कि इसमें हाईएस्ट प्रोडक्शन ये माना जाता है सबसे ज्यादा किसका? एमसीएल का। 225.174 एमटी का इसका टोटल प्रोडक्शन है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अनुसार, बहुत ही ज्यादा माना जाता है। और अगेन, अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हाईएस्ट प्रोडक्शन किस सब्सिडरी का हुआ है कोल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत, तो आपको जो टिक लगाना है वो बेसिकली एमसीएल, या फिर आपको जो आंसर सही मानना है वो है एमसीएल, याद रखेंगे। इसका हाईएस्ट टर्नओवर भी है 36,606 करोड़। कितना है? 36,606 करोड़। सो हाईएस्ट प्रोडक्शन का केस हो या फिर हाईएस्ट टर्नओवर का केस हो, इन दोनों चीजों में एमसीएल ही आगे है, याद रखेंगे एग्जाम के लिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज, भाई सीएमपी डीआईएल इज मेनली एंगेज्ड इन, है ना। सीएमपी डीआईएल इज मेनली एंगेज्ड इन। तो सीएमपी डीआईएल क्या है भाई? इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड। फिर से रिपीट कर देता हूं, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड। फिर से, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, यानी सीएमपी डीआईएल। इट इज द टेक्निकल एंड कंसल्टेंसी आर्म्स ऑफ द कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड का एक टेक्निकल और कंसल्टेंसी आर्म है, और सीएमपी डीआईएल बेसिकली कोल इंडिया के कंसल्टेंसी सब्सिडियरी या ब्रांच है, ऐसे मानकर आप चलेंगे। तो ये सब्सिडियरी ब्रांच है। एंड यहां पर हमें समझना है कि टोटल सीएमपी डीआईएल में जो टोटल काम करने वाले लोगों की संख्या वो है 2,708।
और इसकी जो टोटल टर्नओवर है 2478 करोड़ है, याद रखेंगे, है ना। इसका जो काम होता है क्या होता है कि माइन का प्लानिंग करता है कि माइनिंग कहाँ करना है, कैसे करना है ना। कंसल्टेंसी यानी कोई भी अगर मान लो मेडिएशन का काम करना है ना, कोई भी अगर मान लो कॉन्टेक्ट से रिलेटेड काम है ना, ये सारा काम यही संभालते हैं। एक्सप्लोरेशन का काम भी इन्हीं का है, CMP-DIL का, है ना, कि कहाँ पर कैसे एक्सप्लोर करना है, कहाँ पर कोयल पाया जा रहा है ना। इंडिया में आपने देखा होगा अलग अलग जगहों पर कभी कभी न्यूज़ आती है कि आज यहाँ पर कोयल का कुछ ये हमें सैंपल मिला, तो उसको लेकर ये जो सैंपल मिला, ये सैंपल बेसिकली इन्हीं को मिलता है। और एक्सप्लोरेशन का काम भी यही करते हैं। जब इनको फाइनलाइज हो जाता है कि नहीं यहाँ पर कोयल है, तब फिर जाकर कोयल इंडिया लिमिटेड अपना ये डिसाइड करेगी कौन किसको ये प्रोजेक्ट मिलेगा, कौन यहाँ पर बेसिकली माइनिंग करेगा। बहरहाल वो अलग मुद्दा है, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, आज हमने इस सेशन में हम लोगों ने डिस्कशन किया कि कोयल इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो फाइनेंशियल ईयर 2024 और 2025 में आ चुकी हैं, खासतौर पे इकोनॉमी के सेक्टर से, उसको हम लोगों ने आज डिकोड किया। आज हमने समझा कि जो सब्सिडीरीज हैं उनका क्या प्रोडक्शन है, क्या टर्नओवर है, कौन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है और कौन सबसे ज़्यादा माइन ऑपरेट कर रहा है। ये तो कुछ फैक्ट रही, लेकिन अब हम लोग फरवरी 2025 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने जनवरी 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कशन किया था, जहां से एग्जाम में आएगा, और आज फरवरी 2025 का होगा। देखिए क्वेश्चन है, विच इंडियन बैंक रिसीव्ड RBI अप्रूवल टू सेट अप अ ब्रांच इन द गिफ्ट सिटी गुजरात। तो भाई पहले समझो RBI है कि RBI माने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और मजे की बात सुनो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत के सेंट्रल बैंक है। क्या है ये? सेंट्रल बैंक है। और भारत में जितने भी बैंक हैं उन सभी बैंकों का बाप है, इसलिए RBI को कहा जाता है फादर ऑफ द, है ना, ऑल द बैंक्स ऑफ इंडिया। भारत के सभी बैंकों का ये बाप है। अब यहाँ पे एक चीज समझना है, ये जो RBI है, हमारा देश 1947 के पहले ब्रिटेन का कॉलोनी था, हम गुलाम थे ब्रिटेन के अंतर्गत। तो ब्रिटेन के गवर्नमेंट ने 1935 में, याद रखना जो मैं डेट कह रहा हूं एग्जाम के लिए, 1935 में इन्होंने एक लॉ लाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्या लाया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्या लाया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो 1935 में जब एक्ट भारत में लाई जाती है, इसके जस्ट एक साल पहले भारत में एक और लॉ लाया गया था, कानून लाया गया था, ब्रिटेन गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया में लागू किया गया था। और उस कानून का, उस लॉ का नाम था RBI एक्ट 1934। क्या नाम था? RBI एक्ट 1934। याद रखेंगे आप। और शुरू में जब ये 1934 में एक्ट बनाए गए तो RBI को एक प्राइवेट बैंक के तौर पे एस्टैब्लिश इंडिया में किया गया था। ये 1934 की बात हो रही है। समय गुजरा, 1947 में हम आजाद हुए, और उसी 1935 के पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था बर्मा, जिसे आज आप म्यांमार कहते हैं। तो म्यांमार बर्मा एक ही है, और ये भारत का नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है। जैसे अगर ये मैप देखे होगे, ये सिक्किम है, ये अरुणाचल वाला एरिया है, तो इस साइड में पूरा बर्मा हमारा ही हुआ करता था 1935 के पहले, लेकिन अब 1935 के बाद हमसे अलग हो चुका। तो ये RBI जो है ओवर द टाइम ये गवर्नमेंट बैंक बनी। ब्रिटेन जब हमारे ऊपर कब्जे करके बैठा था उसी दौरान, 1934 में तो प्राइवेट था, लेकिन समय गुजरने के बाद तब कुछ सालों बाद इसको गवर्नमेंट बैंक बना दिया गया, सेंट्रल बैंक बना दिया गया, कॉलोनियल इंडिया का। और इस RBI ने इंडिया का तो एक सेंट्रल बैंक के तौर पे काम किया, इवन जो बर्मा का था, बर्मा का भी एक सेंट्रल बैंक के तौर पे काम किया इसने। 1947 में पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, 1948 तक इसने पूरी तरीके से पाकिस्तान के भी सेंट्रल बैंक के तौर पे काम किया। यानी 1948 के पहले तक ये तीनों देशों का सेंट्रल बैंक था, बर्मा यानी म्यांमार, पाकिस्तान और इंडिया। लेकिन 1948 के बाद एक कानून लाया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, RBI ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एक्ट। याद रखना, RBI ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एक्ट 1948, और इस एक्ट के माध्यम से RBI को भारत सरकार के हाथों सौंप दिया गया। और फिर भारत सरकार ने क्या किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आफ्टर 1948 इसको अपना सेंट्रल बैंक मान लिया। बहरहाल कम ऑन द पॉइंट। तो ये कह रहा है कि कौन सी ऐसी बैंक है, यहां पे कह रहा है विच इंडियन बैंक रिसीव्ड RBI अप्रूवल टू सेट अप अ ब्रांच इन गिफ्ट सिटी। तो गुजरात में एक गिफ्ट सिटी है ना, एक एरिया है जिसे गिफ्ट सिटी कहते हैं। कह रहा है कि वो कौन से बैंक है जिसको ये अप्रूवल मिला है कि गिफ्ट सिटी में जाकर वो अपना ब्रांच खोल सकता है। तो बच्चों उसका नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। याद रखेंगे क्या नाम है उसका? बैंक ऑफ महाराष्ट्र नाम है ना। तो RBI ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र को बेसिकली अप्रूवल दिया है कि भाई ऐसा कीजिए
कि आप गिफ्ट सिटी में जाकर आप अपना जो है ब्रांच खोल सकते हैं। अच्छा, गिफ्ट सिटी क्या है? इंडिया का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है, यानी भारत की पहली आईएफसी है। अच्छा, ये आईएफसी माने वो जो बैंक में जब आप पैसा किसी को भेजते हैं उससे आप इसको जोड़ करके प्लीज मत देखिएगा। ये आईएफसी यानी ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, ये अलग है, याद रखना। और मैं यहां पे चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा रुक करके ध्यान से समझो। ये जो गिफ्ट सिटी दिख रहा है, ये बस ऐसे समझो कि गुजरात में है ना एक कुछ एरिया है, उस एरिया में बेसिकली ये सिटी बसाया गया जिसका नाम है गिफ्ट सिटी। और ये गिफ्ट सिटी कुछ और नहीं, एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है। अब बोलोगे सर ये होता क्या है? सर पहले तो समझ जाओ कि गिफ्ट सिटी गुजरात के कहाँ है? गांधीनगर में है ना, और इंडिया का फर्स्ट आईएफसी है। लेकिन सवाल खड़ा होता है सर गिफ्ट सिटी होता क्या है? सर आपने तो बोला कि चलो गांधीनगर में कुछ क्षेत्र है वहां पर ये गिफ्ट सिटी बसाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। लेकिन सर ये गिफ्ट सिटी होता क्या है? बच्चों बस ऐसे समझ जाओ, जैसे हम कहते हैं ना कि इंडिया का फाइनेंशियल सिटी कौन सा है? मुंबई है। यानी इंडिया में जितनी भी बड़े बड़े कंपनीज है या एमएनसीज हैं, इनकी आपको ऑफिस बॉम्बे में जरूर मिलेगी, मुंबई में। उसी प्रकार जैसे इंडिया की अपनी फाइनेंशियल सिटी मुंबई में है, वैसी भारत में एक जगह है गांधीनगर, गांधीनगर में जगह है गिफ्ट सिटी। इस गिफ्ट सिटी में पूरे वर्ल्ड के जितने भी बिजनेसमैन हैं या फिर जो कंपनीज हैं वो यहाँ पर आकर बेसिकली अपनी कंपनीज खोलती है। या यूं कह लीजिए कि जैसे मुंबई भारत की फाइनेंशियल सिटी है, वैसे वर्ल्ड का इंडिया में जो फाइनेंशियल सिटी है वो कौन सा है? बेसिकली आपका गिफ्ट सिटी है। यानी कोई भी अगर बिजनेसमैन है अराउंड द वर्ल्ड, वो चाहता है इंडिया में अपनी इंडस्ट्री खोलना तो खोले, लेकिन वो अपनी एक ऑफिस गिफ्ट सिटी में जरूर रखता है। आप इसको ऐसे देखिएगा, ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गया भाई, है ना, गिफ्ट सिटी क्या है बेसिकली। तो ये कहां पर है? गांधीनगर में, याद रखेंगे। अगली क्वेश्चन बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द आरबीआई ऑम्बड्समैन स्कीम 2021? अब देखो क्या है ना, मैं आपको बताना भी चाह रहा था, अभी हम लोग फरवरी 2025 के करंट अफेयर को डिकोड कर रहे हैं। अब ऐसा है कि समय गुजर चुका है और लगभग आज 15 महीना 16 महीना ज्यादा हो चुका है फरवरी 2025 का। उस समय जो करंट अफेयर में आया था, हो सकता है कि आज के समय वो चेंज हो चुका हो, ये भी याद रखेंगे आप। तो एग्जाम में जब आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उस महीना को टारगेट करके पूछा जाएगा कि फरवरी 2025 में हुआ था, बताओ। तो उस समय के अनुसार जो राइट आंसर वो आपको टिक लगाना है। ऐसा नहीं कि उस समय कुछ और था, समय गुजरा। अब जैसे फॉर एग्जांपल उस समय कोई और अपॉइंट हुआ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन, और आज जो है 2026 में कोई और हो चुका, और एग्जाम में आपको पूछ लिया जाएगा। तो एग्जाम में आपको अगर फरवरी 2025 को टारगेट करके पूछे तो आप फरवरी 2025 के अनुसार ही आप सही टिक, सही आंसर मार्क करेंगे। आप याद रखना है आपको, है ना। जब तक वो ये ना पूछे कि करेंट कौन है, तब तक आप ये करेंट वाले चेयरमैन का नाम नहीं लिखेंगे या करेंट डेटा का यूज नहीं करेंगे। आपसे वो टारगेट करके पूछेंगे इस महीने में कौन था, तो उसी के अनुसार आंसर देंगे आप। चलिए आइए क्वेश्चन पे। तो व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द आरबीआई ओम्बड्समैन स्कीम? इसका नया नाम क्या है ओम्बड्समैन स्कीम का? तो रिजर्व बैंक, हिंदी में ये रिजर्व बैंक एकीकृत ओम्बड्समैन योजना 2021, यानी रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड, याद रखेंगे, इंग्लिश में इसको बोलेंगे रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड, है ना, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021। रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। और ये जो स्कीम है, दिस स्कीम बेसिकली प्रोवाइड्स अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर रिजॉल्विंग कस्टमर कंप्लेंट्स अगेंस्ट बैंक्स एंड रेगुलेटेड फाइनेंशियल एंटिटीज। यानी जितनी बैंक को लेकर जो कंप्लेन आती है, इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत उन सभी कंप्लेन को रिजॉल्व किया जाएगा, और आम जनता की जो समस्या है कॉमन पीपल का, उसको भी रिजॉल्व किया जाएगा। याद रखेंगे कि ये जो स्कीम है बेसिकली आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इस स्कीम के तहत जितने भी बैंक हैं भारत की, या जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, फॉर एग्जांपल बजाज, है ना, एल&टी, महिंद्रा, आपने सुना होगा इन लोगों का नाम, है ना। तो ये सारे लोग एनबीएफसी की जो खास बात ये होती है कि एनबीएफसी में आप पैसा जमा नहीं कर सकते हैं, डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, यहाँ से विथड्रॉ कर सकते हैं, है ना। लेकिन बैंक में आप जमा भी कर सकते हो, निकाल भी सकते हो। पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स, है ना, जितने भी इस प्रकार के लोग काम कर रहे हैं, एंटिटीज काम कर रही हैं, सभी लोग आरबीआई के ओम्बड्समैन स्कीम के अंतर्गत काउंट होंगे। यानी अगर आपकी कोई समस्या बैंक से रिलेटेड, एनबीएफसी से रिलेटेड या कोई भी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर से रिलेटेड, आप सीधे ओम्बड्समैन को कंप्लेन कीजिए, ओम्बड्समैन आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। अगली क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एसबीआई कार्ड्स इफेक्टिव अप्रैल 1, 2025,
है ना। तो कह रहा है कि एसबीआई कार्ड का, है ना, जो एमडी और सीईओ किसको अपॉइंट किया गया है अप्रैल 1, 2025 में, तो उनका नाम है सलीला पांडे, याद रखेंगे। सलीला पांडे वाज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ द एसबीआई कार्ड्स। एसबीआई कार्ड इज अमंग इंडियाज लीडिंग क्रेडिट कार्ड कंपनीज। भारत में जितनी भी क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं उसमें एसबीआई कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट एक लीडिंग क्रेडिट कार्ड कंपनी मानी जाती है। याद रखेंगे एसबीआई कार्ड्स को प्रमोट कौन करता है, ऑफकोर्स जो इसका पेरेंट बैंक होगा। पेरेंट बैंक कौन है, एसबीआई, है ना, इंडिया के सबसे बड़ी कमर्शियल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, याद रखेंगे। और याद रखेंगे जितनी भी क्रेडिट कार्ड्स मार्केट में हैं उसमें एसबीआई कार्ड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगली जो क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड द आरबीआई डेटा ऐप। क्या है, आरबीआई डेटा ऐप। भाई आरबीआई डेटा मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेटा ऐप को किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया, ऑफकोर्स यहां पर याद रखना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। और अगर आप नहीं भी आपको याद होता तो एक ट्रिक्स होता है, उसको बोलते हैं वर्ड सिमेट्री। क्या बोलते हैं उसको, वर्ड्स सिमेट्री। तो वर्ड्स सिमेट्री जो है इस ट्रिक का अप्लाई करके आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हो। इसमें ही होता है कि जो एग्जैक्टली क्वेश्चन में जो टर्म यूज किया गया होगा एग्जैक्टली उसी टर्म से रिलेटेड कोई अगर आपको ऑप्शन दिख जाए आप उस पर टिक लगा दो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर आपको नहीं भी याद होता आप इसको टिक लगा सकते थे, है ना। चलो भाई इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। 1934 में एक्ट आया, आरबीआई को बनाया गया और आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया। 1935 में हेडक्वार्टर था मुंबई और आज के समय यानी जो इसके गवर्नर है संजय मल्होत्रा साहब उस दौरान थे, है ना, याद रखना संजय मल्होत्रा साहब थे, जबकि न्यूज है। अगली है, विच कंपनी रिप्लेस्ड थम्स अप एज आईपीएल 2025 को प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर, यानी किस कंपनी ने थम्स अप का जगह ले लिया, सीधे तौर पे कहें तो उसका नाम है कंपा कोला। क्या नाम है, कंपा कोला। कंपा कोला बिकेम द आईपीएल 2025 को प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर। द ब्रांड हैज बीन रिवाइव्ड बाय द रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, है ना। आईपीएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग, आप में से हर बच्चा जानता होगा, कैंडिडेट जानता होगा। और बेसिकली कंपा कोला को ओरिजिनली लॉन्च किया गया था 1970 के डिकेड्स में। कब लॉन्च किया गया था, 1970s के डिकेड में, याद रखेंगे। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज अपॉइंटेड एज द 26th गवर्नर ऑफ आरबीआई। भाई आरबीआई के 26वें गवर्नर के तौर पे संजय मल्होत्रा, है ना, साहब को अपॉइंट किया गया है। और संजय मल्होत्रा जो आरबीआई के 26th गवर्नर के तौर पे जब पद ग्रहण करेंगे वो करेंगे बेसिकली दिसंबर 2024 से, याद रखेंगे। और याद रखिएगा एक चीज यहां पर एक्स्ट्रा जो फैक्ट बताना चाहता हूं, एक्स्ट्रा फैक्ट यही है कि आरबीआई हेडक्वार्टर मुंबई में है। आरबीआई फाउंड हुआ था 1935 में, मैंने पहले भी आपको बता दिया है। अगली जो हमारी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट इन द फरवरी 2025। तो भाई जस्टिस सुनीता अग्रवाल है, याद रखना, है ना। सुमिता अग्रवाल नहीं है, एक बच्चा कह रहा था सर सुमिता अग्रवाल, जी नहीं, सुनीता अग्रवाल, याद रखिएगा। सो जस्टिस सुनीता अग्रवाल assumed office as the chief justice of गुजरात हाई कोर्ट, रिमेंबर दिस पॉइंट। और याद रखिएगा हाई कोर्ट्स आर द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटीज होती हैं स्टेट लेवल की, यानी अगर राज्य में आपकी कोई समस्या है तो आप कहां अप्रोच करेंगे, आप राज्य के हाई कोर्ट में करेंगे। इंडिया में जुडिशरी का 3 टियर सिस्टम चलता है, याद रखना। टॉप में सुप्रीम कोर्ट है जिसे कहा जाता है फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में जो कुछ भी लिखा है तुम जो समझ लो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इसमें ये लिखा है तो आपको मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है दैट द सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। नाउ कम ऑन द पॉइंट। सो गुजरात हाई कोर्ट यानी कहां है ये, बेसिकली अहमदाबाद में है, गुजरात के एक शहर है। 1960s में इसको एस्टेब्लिश किया गया था बाय द नेहरू। तो नेहरू ने एक पार्लियामेंट में लॉ पास किया था और उसके अनुसार इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। उस दौरान नेहरू ही प्राइम मिनिस्टर थे। अगली जो क्वेश्चन है बच्चों वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगला है, हु वाज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भारत की जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, इसका काम होता है कि बेसिकली जितनी भी फाइंडिंग्स है हिस्ट्री की, है ना, उसका जो है पता लगाना कि क्या इस जगह पर है या नहीं है, ये बेसिकली इनका काम होता है। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बेसिकली जो अपॉइंट किया गया है उनको डॉक्टर विद्यावाती, उनका नाम है डॉक्टर विद्यावाती, बेसिकली डीजी अपॉइंट हुई हैं एएसआई का, याद रखेंगे आप बेसिकली। और यहां पर हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेटा है वो ये है कि एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार का यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है,
मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत। एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। फिर से कहता हूं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, फिर से कहता हूं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। और एएसआई की स्थापना 1861 में किया गया था। फिर से याद रखेंगे कब किया गया था? 1861 में किया गया था। याद रखेंगे कब किया गया था? 1861 में किया गया था। नाउ अगली जो क्वेश्चन है हमारी 29 नंबर की, हु इज द चीफ ऑफ द इंडियन नेवी इन द 2025? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे याद रखिएगा कि इंडियन आर्मी के चीफ, इंडियन एयरफोर्स के चीफ के भी पूछे जा सकते हैं। तो हु इज द चीफ ऑफ द इंडियन नेवी इन द 2025? याद रखेंगे एडमायरल दिनेश त्रिपाठी उनका नाम है। क्या नाम है? एडमायरल दिनेश त्रिपाठी। क्या नाम है? एडमायरल दिनेश त्रिपाठी। रिमेंबर दिस पॉइंट। सो एडमायरल दिनेश त्रिपाठी सर्व्स एज द चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एंड हेड्स ऑफ द इंडियन नेवी। और याद रखिएगा नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। हर साल 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। कितने तारीख को? हर साल को 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। और इसका जो मोटो होता है वो क्या होता है? सामनो वरुणहा, है ना? सामनो वरुणहा। सामनो वरुणहा बेसिकली एक संस्कृत का ये शब्द है ना? सामनो वरुणहा, जिसको मैंने यहां पर बेसिकली इंग्लिश में लिखा हुआ है। बहरहाल अगली जो हमारी क्वेश्चन है करंट अफेयर की वो ये है, हु वाज द री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द पैरालंपिक कमिटी ऑफ इंडिया? तो भारत की पैरालंपिक कमिटी का जो प्रेसिडेंट के तौर पे किसको फिर से इलेक्ट किया गया? कहने का मतलब ये पहले ऑलरेडी मेंबर रह चुका था जो पैरालंपिक कमेटी का, लेकिन फिर से इसको री अपॉइंट किया गया है। बेसिकली उसका नाम है दीप मलिक। याद रखेंगे इनका नाम है, माफ कीजिए, दीपा मलिक इनका नाम है। क्या नाम है? दीपा मलिक नाम है। सो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। क्या नाम है इनका? दीपा मलिक। क्या नाम है? दीपा मलिक। सो दीपा मलिक वाज री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द पीसीआई एंड शी इज इंडियाज फर्स्ट वुमेन पैरालंपिक मेडल विनर। ये भारत की पहली पैरालंपिक मेडल विनर है और ये इनकी एक खास उपलब्धि है, अच्छी खास एक्सपीरियंस है पैरालंपिक्स में इनकी, और इस कारण से इनको बेसिकली प्रेसिडेंट के तौर पर अपॉइंट किया गया है। याद रखेंगे कि इन्होंने बेसिकली रियो पैरालंपिक्स 2016 में बेसिकली सिल्वर इन्होंने जीता था और ये इंडिया के पैरा स्पोर्ट्स को बेसिकली प्रमोट करने के लिए भी जानी जाती हैं। अगली जो हमारी क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? विश्व में अलग अलग देश अलग अलग सेक्टर में इनोवेशन करती रहती हैं, यानी कह लीजिए R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इस पूरे मुद्दे को लेकर एक जो है इंडेक्स निकाली जाती है और इंडेक्स बेसिकली किसके द्वारा निकाली जाती है? विपो के द्वारा। किसके द्वारा निकाला जाता है? विपो के द्वारा। और विपो निकालती है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, है ना? हर साल 2025 का जब इन्होंने निकाला था उसमें इंडिया का जो इनोवेशन में रैंकिंग आया था अराउंड द वर्ल्ड वो 40 आया था, विच इज सैड अगेन। ये उतनी अच्छी हमारी इनोवेशन की स्टेबिलिटी नहीं है। अब ऐसे देखिए कि बहुत सारी ऐसी कंट्री जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चाइना, यहाँ पर R&D में वहाँ की सरकारें खर्च करती हैं, लेकिन अगर आप भारत की बात कर लें, भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सरकार R&D पे बहुत कम खर्चा करता है। हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट में, द हाईएस्ट पंचायत ऑफ इंडिया जिसे पार्लियामेंट कहते हैं, हर साल वहां पर भारत सरकार 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट करती है। क्या प्रेजेंट करती है? बजट। और याद रखिएगा बजट माने आने वाले 1 साल में कहां कहां से हमारे पास पैसा होगा और कहां कहां हम खर्चा करेंगे, इसका पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ब्यौरा होता है, स्टेटमेंट होता है। अगर आप बजट हर साल का देखेंगे, यू विल फाइंड दैट कि गवर्नमेंट जो है उस बजट में कहीं पे भी ज्यादा फोकस नहीं करती R&D पे, है ना? अनुसंधान और विकास पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, इनोवेशन पे गवर्नमेंट का फोकस नहीं, और दैट्स द रीजन कि आज हमारी रैंकिंग 40 है। बहरहाल, है ना? तो याद रखेंगे टोटल विश्व के 130 देशों का ये क्या करती है? डेटा निकालती है। डेवलपमेंट इनोवेशन जो बेसिकली इंडेक्स है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है, टोटल कितनी कंट्रीज का अपना रैंकिंग बनाती है? 130 कंट्रीज का, उसमें इंडिया का 40 रैंक आया है। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, व्हिच इंडियन कंपनी टॉप्ड द फॉर्च्यून इंडिया 500 लिस्ट 2025? तो फॉर्च्यून इंडिया लिस्ट जो आया था 500, इसमें बेसिकली 2025-16 में इसमें कौन सी कंपनी, इंडियन कंपनी टॉप की थी? इट वाज रिलायंस इंडस्ट्रीज। याद रखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज सिक्योर द टॉप पोजीशन इन द फॉर्च्यून इंडिया 500 बेस्ड ऑन रेवेन्यू। ये इसलिए टॉप की क्योंकि इनका रेवेन्यू यानी जो टर्नओवर था सालाना और कंपनी के मुकाबले ज्यादा था, इसलिए ये जो है टॉप अपना प्लेस अचीव करने में जो है सफल हो पाई। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि भाई इसके चेयरमैन कौन है? अगेन वो आपको सभी को मालूम है, मुकेश अंबानी इज द चेयरमैन ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्री एंड द हेडक्वार्टर ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्री इज इन द मुंबई। याद रखेंगे कहां पर है? मुंबई में है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच स्टेट विल होस्ट द मिलन 2025 नेवल एक्सरसाइज? यानी वो भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो मिलन 2025, है ना, जो नेवी यानी इंडिया की नेवी एक एक्सरसाइज करती है अलग अलग देशों के साथ मिलकर के,
अब वो अलग अलग देश कौन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इंडियन नेवी जो है एक मिलन 2025 नेवल एक्सरसाइज करती है ना। तो किस स्टेट में इसको किया गया, आंध्र प्रदेश में किया गया, याद रखेंगे। और ये जो बेसिकली याद रखेंगे कि मिलन क्या है, एक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है और ये इंडियन नेवी ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें अलग अलग देशों के जिन जिन देशों का इंडिया सेलेक्ट करता है कि भैया आप आइए, उन देशों की नेवी के साथ हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मतलब प्रैक्टिस करते हैं, है ना। हम एक दूसरे से कुछ सीखते हैं इंडियन ओशियन में, ठीक है। इंडियन जो है नेवी इसको होस्ट करती है और ये जो बेसिकली एक्सरसाइज होता है, जो लर्निंग होता है, बेसिकली मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर होता है, समुद्री सुरक्षा को लेकर। अगली क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, विच इंडिजीनियस, है ना, which indigenous missile system was successfully tested by the DRDO in 2025, है ना। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ DRDO, है ना। तो कह रहा है कि वो कौन सा इंडिजीनियस यानी देसी मिसाइल है, भारत की अपनी मिसाइल सिस्टम है, जिसको बहुत बढ़िया तरीके से सक्सेसफुली टेस्ट किया गया DRDO के द्वारा 2025 में। इट वाज अग्नि प्राइम, याद रखेंगे क्या नाम है उसका, अग्नि प्राइम नाम है। और अग्नि प्राइम इज एन एडवांस्ड न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय द DRDO। अगेन आई एम टेलिंग यू, याद रखें क्या नाम है, अग्नि प्राइम। और एक कैसी मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, याद रखेंगे DRDO ने इसको डेवलप किया है और ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हो सकता है, पूछा जा सकता है हमसे। अगली जो क्वेश्चन है, विच डिफेंस एक्सपो इज इंडिया होस्टिंग इन 2025, यानी कौन सी डिफेंस एक्सपो है जिसको इंडिया 2025 में होस्ट करने वाला था। तो भाई ध्यान से देखिए, है ना, उसका नाम था डिफ एक्सपो। क्या नाम था, डिफ एक्सपो। क्या नाम था, डिफ एक्सपो, याद रखेंगे। तो डिफ एक्सपो में बेसिकली क्या था कि इंडिया की जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है, यानी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, यानी डिफेंस से रिलेटेड जितना एम्यूनेशन हमने बनाया, जितने टैंक्स हमने बनाए, जितनी भी हमने एम्यूनेशंस बनाई, उन सभी को बेसिकली हम इसमें वर्ल्ड के सामने दिखाने वाले थे, याद रखना, जिससे कि वर्ल्ड हमारी मैन्युफैक्चरिंग को समझ पाए कि हम भी बहुत अच्छे एम्यूनेशंस बनाते हैं, हम भी डिफेंस के बहुत सारे अच्छे अच्छे इक्विपमेंट बनाते हैं, ताकि वो हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स को खरीद पाएं और हम एक्सपोर्ट कर पाएं। एक्सपोर्ट माने हम उनको बेच पाएं, निर्यात कर पाएं। याद रखना, भारत सरकार का भी एक स्कीम चल रहा है, मेक इन इंडिया स्कीम, उसके तहत ये सारी चीजें बनाई गई है ना। जो भी डिफेंस एम्यूनेशंस हैं या फिर मैन्युफैक्चर डिफेंस से रिलेटेड जो आप कह सकते हैं कि जो इक्विपमेंट्स हैं। बहरहाल, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियाज फर्स्ट AI ड्रिवन वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। कह रहा है कि भारत की पहली AI ड्रिवन वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो है IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। याद रखेंगे, इसने ये लॉन्च किया है। IMD की स्थापना 1875 में की गई थी और ये न्यू दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखेंगे, है ना। 1875 में जब हम गुलाम थे अंग्रेज का, ब्रिटेन का, उस दौरान आप ये जान लीजिए कि उस दौरान ब्रिटेन का जो PM था उसका नाम था बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था भारत में कि भाई ऐसा है कि ये काम कीजिए, भारत में जो उस दौरान के वायसराय थे, कि ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना कीजिए भारत में, जो कि इंडिया के वेदर को फोरकास्ट करता रहे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, उस पर हम लोग समझते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रिसीव्ड भारत रत्न posthumously in 2025? चौधरी चरण सिंह, याद रखिएगा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चौधरी चरण सिंह रिसीव्ड भारत रत्न posthumously, याद रखेंगे आप सभी, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द फार्मर्स एंड द रूरल इंडिया। भाई ऐसा है, चौधरी चरण सिंह का जो टाइमलाइन माना जाता है भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे, वो माना जाता है 1979 से लेकर 1980, याद रखना। और 1980 के बाद जो भारत की प्राइम मिनिस्टर बने 1984 तक, शी वाज द इंदिरा गांधी। सो इंदिरा गांधी बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द 1980 टू द 1984, याद रखेंगे। और 1977 से लेकर 1979 के पहले, यानी चौधरी चरण सिंह के पहले भारत के प्राइम मिनिस्टर जो थे, उनका नाम था क्या, उनका मोरारजी देसाई, द वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब वर्स्ट, खराब, इनको प्रधानमंत्री क्यों कहा जाता है, एक अलग मुद्दा है, कभी इस पर डिस्कशन करेंगे, अभी नहीं करेंगे, नहीं तो पूरा मामला गड़बड़ा जाएगा हमारा। फिर इसके बाद 1966 से लेकर 1977 तक, यानी 11 ईयर तक भारत के जो प्रधानमंत्री रही, उनका नाम था इंदिरा गांधी, याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। भाई ऐसा है कि इनको फार्मर लीडर भी कहा जाता था, चौधरी चरण सिंह को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगली क्वेश्चन है, अंडर विच स्कीम डिड द गवर्नमेंट अनाउंस फ्री फूड ग्रेन्स टिल 2027, यानी 2027 तक किस स्कीम के तहत भारत सरकार ने ये अनाउंस किया है कि हम सभी लोगों को, खासतौर पे किसानों को
है ना, हम फ्री में अनाज देंगे। वो कौन सी स्कीम है भाई? तो उसका नाम है PMGKAY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। क्या नाम है उसका? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। क्या नाम है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। रिमेंबर दिस पॉइंट भाई। ऐसा है कि इसका तो ये गोल है, लेकिन याद रखेंगे PDS का आपने नाम सुना होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके तहत आपने सुना होगा कि डीलर जो है अनाज देता है सबको, है ना, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के देखरेख में। अब यहां पर याद रखना है PMGKAY के अंतर्गत PDS के थ्रू मिलियंस ऑफ बेनिफिशियरीज को, मिलियंस ऑफ जो लाभार्थी हैं, लाखों लाभार्थियों को हेल्प मिलेगा। क्या चीज का? फ्री फूड ग्रेन का हेल्प मिलेगा। याद रखेंगे। तो 2027 तक जो बेसिकली प्लान किया गया PMGKAY के द्वारा किया गया है। अगली क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज GDP ग्रोथ? GDP माने क्या होता है मैंने बता दिया था। व्हाट इज इंडियाज GDP ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 2026 अकॉर्डिंग टू RBI? RBI ने कहा 6.8% का ग्रोथ होगा, विच इज गुड। पूरे वर्ल्ड में 100% GDP जो है, इस 100% में कई देशों का कंट्रीब्यूशन आता है, उसमें इंडिया का 6.8% रहेगा। ऐसे देखना है। तो RBI ने प्रोजेक्ट किया, और आप सभी को मालूम है कि GDP का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। याद रखिएगा, अगर 6.8% का अगर अनुमान लगाया गया RBI के द्वारा, तो RBI से हवा में अनुमान नहीं लगा रही। RBI का अनुमान बहुत सही होता है। याद रखेंगे, RBI का अनुमान आमतौर पे सही माना जाता है ना। और 6.8% का ग्रोथ माने कि इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगी। अगला, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन? भारत की पहली यह जो है स्पेस फ्लाइट मिशन का क्या नाम है भाई? तो गगनयान 1। क्या नाम है इसका? गगनयान 1। क्या नाम है? गगनयान 1। क्या नाम है? गगनयान 1। याद रखेंगे, इसरो ने इसको लॉन्च किया है। याद रखेंगे। और ये भी आपको याद रखना है कि इसमें जो एस्ट्रोनॉट्स, जो अंतरिक्ष यात्री जो गगनयान में जाएंगे, इनको क्या कहा जाएगा? गगनॉट्स कहा जाएगा। इनको क्या कहा जाएगा? गगनॉट्स कहा जाएगा। गगनॉट्स कहा जाएगा। अगली हमारी जो क्वेश्चन है, Which state became the first in India to achieve 100% renewable energy usage? याद रखेंगे, कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जो पहली बार 100% रिन्यूएबल एनर्जी यूज करना स्टार्ट कर दे? वो है केरला। याद रखना, जिस साल ये न्यूज आया है ना, ये फरवरी 2025 का है, उस समय केरला ही था। अभी बहुत सारे राज्य इसमें माहिर हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर 100% रिन्यूएबल एनर्जी यूज किया जा रहा है। तो जिस समय न्यूज आया था उस दौरान सिर्फ केरला था, आज बहुत सारे हो गए हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा एग्जाम में टारगेट करके पूछेगा फरवरी 2025, तो केरला लगा देना। ठीक है, तो भाई ऐसा है, इंडिया का एक गोल है कि हम जो है अपना जो है पूरी तरीके से जो डिपेंडेंट है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पर कम कर देंगे। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी माने क्या होता है? कि वैसी एनर्जी जिसको फिर हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, जैसे कोयला है ना, एक बार अगर यूज कर ले तो दोबारा यूज नहीं हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो पेट्रोल, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, गैस, नेचुरल गैस हो गया, CNG वगैरह। लेकिन कुछ ऐसी एनर्जी होती है जिसको आप बार बार यूज कर सकते हैं। नेम से ही क्लियर है ना, रिन्यू, जिसको बार बार रिन्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोलर हो गया, विंड हो गया, हाइड्रो पावर हो गया, है ना। इंडिया का एक गोल है कि भाई ऐसा है कि 2030 तक हम नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी, कहने का मतलब रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करके 500 गीगावाट का हम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। खैर, अगली क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारी क्वेश्चन है बच्चों, Which river was declared legally as the living entity in 2025? है ना, 2025 में किस नदी को लिविंग एंटिटी के तौर पे डिक्लेयर किया गया है? तो उसका नाम है यमुना नदी। याद रखेंगे, यमुनोत्री से निकलती है, उत्तराखंड के यमुनेत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुनेत्री ग्लेशियर से निकलती है, याद रखेंगे, है ना। और यमुना इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरी हैं, यानी सहायक नदियां हैं जो कहीं और से आकर गंगा में मिलती हैं। उसमें सबसे बड़ी अगर कोई ट्रिब्यूटरी सहायक नदी मानी जाती हो तो यमुना है। और मैंने जैसा कि बोला, यमुनेत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। अगला 43 क्वेश्चन, मैं फिर से कह रहा हूं 43 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए, याद रखना। कह रहा है, बाई हाउ मच डिड इंडिया फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज फ्रॉम 2017-18 यानी 2017-18 टू 2023-2024। कह रहा है कि जहां पर महिलाएं 2017 और 2018 में जितना भी 100% लोग काम करते थे इंडिया में, है ना, इसमें से महिलाओं का कंट्रीब्यूशन 23.3% था वीमेन का। आज ये इंक्रीज होकर 2023-2024 में 41.7% हुआ। ऑफ कोर्स ये एम्पावरमेंट का एक बहुत बढ़िया उदाहरण है, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, याद रखेंगे। ये इंडिकेट करता है कि महिलाएं अब अपना जो है कंट्रीब्यूशन इंडिया की वर्क फोर्स में दे रही हैं। महिलाएं भी काम करना चाहती हैं, महिलाओं को कहीं ना कहीं सपोर्ट किया गया। लेकिन आज भी भारत के कई इलाकों में, इंडिया के कई रीजन्स में
वीमेन को अच्छी तरीके से इंपावरमेंट का बेनिफिट नहीं मिला है ना। लेकिन कुछ इंक्रीज हमें देखने को मिला है। लगभग कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो याद रखेंगे एग्जामिनेशन के लिए 18.4% का इंक्रीज हुआ है। कितना हुआ? 18.4%, है ना। और याद रखेंगे कि आपका कहीं पे अगर टर्म पूछ लिया जाए फुल फॉर्म की भाई AFLAFPR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसका याद रखना है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता है। अगली जो है, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। देखिए इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और उस 28 स्टेट्स में हर राज्य में काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है, कहीं कम होती है। मान लीजिए कि इस स्टेट में 100% लोग काम कर रहे हैं, तो इस 100% में से कितना मेन है, कितनी वीमेन है और कितनी LGBTQ के लोग हैं। LGBTQ मतलब L फॉर लेस्बियन, है ना, B फॉर बाइसेक्सुअल, है ना, T मतलब ट्रांसजेंडर, है ना, फिर इसके बाद LBTG हम लोग बोलते हैं, तो G फॉर गे। तो ऐसी बहुत सारी आप कह सकते हैं सेक्स के प्रकार होते हैं, जिसमें पहला सेक्स तो मेल है, दूसरा फीमेल है, इसके बाद लेस्बियन, गे वगैरह आ गया इसमें। लेकिन यहाँ पर जब भी वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन देखा जाता है तो 3 ही लोगों का देखा जाता है, मेन, वीमेन एंड ट्रांसजेंडर, याद रखना। तो यहाँ पर फीमेल का सबसे ज्यादा जो वर्क फोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सिक्किम में है। मतलब जितना 100% लोग वहां काम कर रहे हैं, उसमें जो सिक्किम में महिलाएं हैं वो 56.9% सिर्फ वीमेन है, याद रखेंगे एग्जामिनेशन के लिए, है ना। इंडिया का अगर बात करोगे, इंडिया में जो 100% लोग काम कर रहे हैं उसमें इंडिया में 41.7% जो है फीमेल आप कह सकते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, याद रखेंगे आप। अच्छा, सिक्किम जो है सिक्किम इज इंडिया लिस्ट पॉपुलेशन। अगर आप देखोगे गोवा के बाद अगर सबसे कम पॉपुलेशन किसी राज्य का है तो सिक्किम का है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना। अगली जो क्वेश्चन है हमारी एग्जामिनेशन के लिए विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, द क्वेश्चन इज व्हाट इज कवच प्रोजेक्ट इन इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवे में कवच प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया क्या है? बेसिकली ये ATP सिस्टम है बच्चों, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि मान लो कभी कभी क्या होता है, ओवर स्पीड के कारण ट्रेन आपस में टकरा जाती है, कहीं एक दूसरे ट्रैक पर इधर उधर होकर वो टकरा जाती है, जिससे बहुत बड़ी इंसिडेंट, बहुत बड़ी एक्सीडेंट हो जाती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए, 2 ट्रेनों को टकराने से बचने के लिए बेसिकली हर ट्रेन में लगभग ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन ATP सिस्टम लगाया जा रहा है, जिससे कि ये टकराव से बचा जा सके। याद रखिएगा ATP डेवलप किया गया है इंडियन रेलवेज के द्वारा, और ATP में RFID टैग्स, रेडियो कम्युनिकेशन ऑन बोर्ड इक्विपमेंट का टेक्नोलॉजी, ऐसे टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है जिससे कि ट्रेन को कोलिजन होने से बचाया जा सके, एक्सीडेंट होने से बचाया जा सके। अगली जो हमारी है वो है, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर बीन अप्रूव्ड। कहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर अप्रूव किया गया है कि वहां पर बनाया जाए, तो है रेवा। याद रखना, मध्य प्रदेश का एक रेवा एरिया है, वहां पर किया गया है। और याद रखेंगे ये अप्रूवल किसके द्वारा दिया गया? भारत सरकार के अंदर आने वाली एक डिपार्टमेंट जिसका नाम है सेंट्रल जू अथॉरिटी। याद रखना, व्हाइट टाइगर को बेसिकली रेवा में याद रखना है कि व्हाइट टाइगर को मोहन भी कहा जाता है, और ये व्हाइट टाइगर बेसिकली रेवा में डिस्कवर किया गया था 1951 में, है ना, वही जू के कुछ लोगों के द्वारा। अगली क्वेश्चन, व्हाट इज एग्री हब लॉन्च्ड बाय, है ना, लॉन्च्ड बाय MeitY, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। MeitY मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो कह रहा है कि जो एग्री हब जो है ये MeitY और IT इंदौर के द्वारा लॉन्च किया गया। बेसिकली है क्या? तो ये एक AI ड्रिवन सेंटर ऑफ एक्सलेंस है ना। एग्री हब बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का उपयोग करके जो भारत की एग्रीकल्चर समस्याएं हैं उसको एड्रेस करता है और उसका सॉल्यूशन बताता है ना। तो MeitY का फुल फॉर्म आपको मालूम है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा। अगली क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वाटरशेड यात्रा लॉन्च्ड बाय द शिवराज सिंह चौहान। वाटरशेड यात्रा जो है इसका क्या ऑब्जेक्टिव था जो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लॉन्च किया गया था? उसका जो गोल था, टू प्रमोट वाटरशेड डेवलपमेंट अंडर PMKSY 2.0, यानी जो PMKSY 2.0 जो स्कीम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके अंतर्गत वाटर से डेवलपमेंट को प्रमोट करना। अब ये PMKSY क्या है भाई? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 जो लॉन्च किया गया, तो उसके अंतर्गत वाटर सेट डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाएगा, याद रखेंगे। और उसी को लेकर वाटर सेट को प्रमोट करने को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने वाटर सेट यात्रा क्या किया था? प्रमोट किया था। एक प्रकार का वो यात्रा नहीं सुनी था राहुल गांधी का जो भारत यात्रा, उसी प्रकार से वाटर सेट यात्रा किया गया था वाटर सेट को प्रमोट करने के लिए। ये इनिशिएटिव बेसिकली फोकस करता है कि सॉइल का कंजर्वेशन हो,
है ना, वाटर कंजर्वेशन हो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो, और जिससे भारत में रहने वाले हर लोग पानी को बचाएं और खेती अच्छे से करें। ये बेसिकली गोल था। और ये जो थीम होता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, वो थीम होता है, हमेशा याद रखना एग्जाम के लिए, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, मोर क्रॉप पर ड्रॉप। अगली जो क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो है हाउ मच न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी डज इंडिया एम टू अचीव बाय 2047। 100 गीगावाट का याद रखना, और इंडिया ये प्लान कर रहा है कि हमें 2047 तक 100 गीगावाट जो है न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी अचीव करना है। और ये याद रखेंगे कि भारत की जो पहली में नहीं कह सकते, भारत के सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूक्लियर पावर ऑपरेटर मानी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो है एनपीसीआईएल है, याद रखेंगे। एनपीसीआईएल का को इंडिया के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर ऑपरेटर के तौर पे कंसीडर किया जाता है। अगली जो हमारी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन फोर्ट वाज रिनेम्ड एज विजय दुर्ग। किस इंडियन फोर्ट को विजय दुर्ग के नाम से क्या किया गया है, नया नाम दिया गया है। तो फोर्ट विलियम कोलकाता को जो है विजय दुर्ग एक नया नाम दिया गया है, याद रखेंगे। फोर्ट विलियम कोलकाता का नया नाम दिया गया है विजय दुर्ग, याद रखेंगे। ये कोलकाता में है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया था। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगली जो हमारी क्वेश्चन है वो है, वेयर विल द एरो इंडिया शो 2025 हेल्ड। देखिए 2025 का न्यूज है ना, 2025 का न्यूज है। अब उस समय इसलिए विल यूज किया गया है, अभी अगर देखेंगे 2026 में तो ये फिर हैव या हैड हो जाएगा ये, या फिर वेयर हैव बीन लिख सकते हैं, वेयर हैव बीन द एरो इंडिया शो 2025 हेल्ड बाय एयरफोर्स स्टेशन यलहंका, बेंगलुरु में एक जगह यलहंका, वहां पर एक किया गया था, यलहंका, है ना। 10 से 14 फरवरी 2025 में किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा एरो इंडिया शो बेसिकली होस्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट विल एस्टैब्लिश इंडिया फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी। इट वाज महाराष्ट्र, याद रखेंगे महाराष्ट्र में पहली एआई यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की जा रही है। अगली जो क्वेश्चन है, विच एनिवर्सरी ऑफ द नेशनल सैंपल सर्वे वाज सेलिब्रेटेड इन 2025। तो 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जाएगा, और जो नेशनल सैंपल सर्वे की स्थापना 1950 में की गई थी। और बेसिकली देश का नेशनल सैंपल सर्वे जो है ये क्या करता है, बेसिकली भारत का जो सोशियो इकोनॉमिक डेटा कलेक्ट करता है और इसके अनुसार ये गवर्नमेंट को देता है, और गवर्नमेंट उसके बेसिस पे देश के लिए पॉलिसी बनाती है, प्लानिंग करती है। और ये जो एनएसएस है, नेशनल सैंपल सर्वे, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत आने वाली एक डिपार्टमेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए अगली हम देखते हैं, विच बिल वाज पास्ड बाय द यूनियन कैबिनेट टू रिप्लेस द इनकम टैक्स एक्ट 1961। बच्चों उसका नाम था न्यू इनकम टैक्स बिल 2025, याद रखें क्या नाम था उसका, न्यू इनकम टैक्स बिल 2025। क्या नाम था, न्यू इनकम टैक्स बिल 2025, है ना, याद रखेंगे। अगली क्वेश्चन है, हाउ मच सोलर पावर कैपेसिटी हैज इंडिया अचीव्ड टिल नाउ। ये बात हो रही है फरवरी 2025 की, लगभग 100 गीगावाट इंडिया ने अचीव कर लिया था, याद रखेंगे, सोलर पावर कैपेसिटी। और नेशनल सोलर मिशन लॉन्च हुआ था 2010 में। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए नेशनल सोलर मिशन कब लॉन्च हुआ था, तो 2010 में, याद रखना 2010 में। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन विलेज वाज डिक्लेयर्ड ए बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इन गुजरात। गुजरात की वो कौन सी गांव है ना, या इंडिया में कह सकते हैं, इंडिया में वो कौन सी गांव है गुजरात का, मतलब ऑफ कोर्स गुजरात की वो कौन सी गांव है जहां पर पहली ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि वो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। गुनेरी गांव है एक गुजरात में, उसको ये डिक्लेयर किया गया है, गुनेरी गांव है। क्या नाम है उसका, गुनेरी गांव। तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंतर्गत इसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इसको डिक्लेयर किया गया है। तो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट किसी भी क्षेत्र को कौन डिक्लेयर करता है, वो राज्य सरकार डिक्लेयर करती है, स्टेट गवर्नमेंट, याद रखेंगे, है ना। और इसलिए उसको किया जाता है कि अगर बायोडाइवर्सिटी के लिए अगर वो कोई एरिया बहुत ज्यादा जरूरी है ना इन्वायरमेंट के लिए, तो उसके लिहाज से उसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के तौर पे डिक्लेयर कर दिया जाता है। देखो भाई अगला है, विच ऐप वाज लॉन्च्ड इन बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट टू डिजिटाइज द मनरेगा इंप्लॉयमेंट। अच्छा, मनरेगा का नया नाम दे दिया गया भीबी जी राम जी, याद रखना क्या नाम दिया गया इसका, भीबी जी राम जी, है ना, भीबी जी राम जी। तो अब ये नाम बदल गया है 2026 में, लेकिन उस दौरान ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा ऐप था जो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली लॉन्च किया गया था मनरेगा इंप्लॉयमेंट को डिजिटाइज करने के लिए, उसका नाम था माई नरेगा ऐप। क्या नाम था उसका, माई नरेगा ऐप, याद रखेंगे। मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और उस दौरान किसी भी व्यक्ति को 100 डेज का काम दिया जाता था जो रूरल एरिया में रहने वाला था। लेकिन अभी इसका नाम बदलकर भीबी जी राम जी कर दिया गया, 100 डे से
बढ़ा करके कितना कर दिया गया 125 डेज, याद रखना। Which state introduced the Mana Mitra WhatsApp based governance initiative? आंध्र प्रदेश है, ऑफ कोर्स याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश ने ऐसा किया है ताकि वहां की गवर्नमेंट सर्विसेज को व्हाट्सएप के द्वारा गवर्नमेंट ऑफिसर्स डील करें। अगली क्वेश्चन, विच स्टेट अप्रूव्ड अ कैनाबिस फार्मिंग पायलट प्रोजेक्ट फॉर मेडिसिनल यूज? हिमाचल प्रदेश ने किया है, याद रखेंगे। और मेडिसिनल कैनाबिस जनरली ये हेल्थ केयर सेक्टर में यूज किया जाता है। अगला है, हाउ मच वर्ल्ड बैंक लोन डिड केरला सिक्योर फॉर हेल्थ केयर इंप्रूवमेंट्स? तो वर्ल्ड बैंक ने इसको दिया है 2424 करोड़, है ना, ये याद रखना एग्जामिनेशन के लिए, जो कि केरला के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट है ना। और केरला इस पैसे का उपयोग कहाँ करने वाली है? अपने स्टेट के हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने के लिए यूज करने वाली है। ऐसा नहीं कि पर्सनली करेंगे स्टेट गवर्नमेंट, वो केरला का जो हेल्थ सेक्टर है उसको स्ट्रांग करने के लिए पैसा का यूज किया जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये जो न्यूज़ मैंने बेसिकली जो आज के सेशन में डिस्कशन किया है, ये सारी न्यूज़ आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से कहूँगा कि आप सभी अगर इसको दोबारा सुनना चाहते हो तो 2 के स्पीड में इसको सुनना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट करेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ कल की क्लास में। धन्यवाद बच्चों।